गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और इसके साथ ही मेरे एम कॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, इसके साथ ही हम लोग अपनी डायरेक्ट टैक्स की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को कल क्लास में मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, जो आप लोगों का टैक्स प्लानिंग वाला टॉपिक है जिसमें न्यू लोकेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मर्जर, अमलगमेशन, इसको लेकर हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या कहते हैं प्रिपेयर कर लिया है सब कुछ। ठीक है, तो अब हमें क्या कहते हैं इसकी जो थर्ड यूनिट है, मतलब जो थर्ड यूनिट है वो हमारी हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, सेकंड यूनिट के भी 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। क्योंकि आप लोग के एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप लोगों का अनकवर्ड रह जाए। तो इसके साथ ही आप लोग का जो क्या कहते हैं सेकेंड यूनिट है, जो मेन है, यूनिट क्या है मतलब वो पार्ट है। ठीक है, वो जो पार्ट सेकंड है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। उसके साथ ही आज इसलिए मैंने शुरू किया आपका सेकंड चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट का, जो कि असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वैसे तो इनको प्रॉफिट कमाने का हक नहीं होता। ठीक है, और जब ये प्रॉफिट नहीं कमाती हैं तो इसलिए इनके हाथ में प्रॉफिट टैक्सेबल होता भी नहीं है। ठीक है, बट इसीलिए ही क्योंकि इनका जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो जो इसके मेंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए ही आपका जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, यू कैन से कि आपका सीबीडीटी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को तो सीबीडीटी गवर्न करती है। ठीक है, तो उसने ही क्या कहते हैं बताया है कि इनकम टैक्स असेसमेंट इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहली बात तो आप लोग देख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, विच हैड अडॉप्टेड सोसाइटी हैव टू कैप का प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड टू एनकरेज देम दे हैव टू पुट इन द प्रिविलेज पोजीशन वन द प्रिविलेज विच ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इंजॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय देम। क्योंकि इनको इनकम टैक्स पे करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे इनके ऊपर रेट बहुत रखा हुआ है कि अगर 10,000 रुपये की इनकम होगी तो 10% होगा, अगर 20,000 रुपये की इनकम होगी तो 20% होगा, और अगर 20,000 से ऊपर इनकम होती है उनका 30% टैक्स, और साथ में सरचार्ज भी है 1 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम पे 12% और सेस भी है आपका 4%। ठीक है, बट इन्होंने वाली बात बोली कि ये जो सोसाइटी होती है ये प्रॉफिट कमाती नहीं है, इसको जब भी क्या होता है बेनिफिट होता है तो ये अपने मेंबर्स की सुरक्षा में, सेवा में क्या कर देती है, उसको लगा देती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर, ठीक है, या अदर एक्ट, ठीक है, जो कि बेसिकली इससे पहले इनकॉर्पोरेट हुआ। अर्बन कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्वियसली जो बेसिकली कंज्यूमर को लो कॉस्ट पर हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए बनी हुई है। इसमें ये होता है कि जितने भी बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको स्किप कर सीधा कंज्यूमर को जो सामान पहुँचाया जाता है वो प्रोड्यूसर से परचेज कर पहुँचाया जाता है, जो कि बेसिकली उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, एंड क्या आपका क्या कहते हैं लिखा हो ना, सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर विद इन द लिमिट ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया और कैंटोनमेंट बोर्ड। कोऑपरेटिव बैंक भी बेसिकली किसके लिए बनते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनते हैं। द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो बेसिकली लोगों को जो प्राइमरी एग्रीकल्चर के लिए जैसे क्या कहते हैं आपका सीड कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, जो सीड जो एक एग्रीकल्चरिस्ट को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो उसका इरीगेशन होता है, कि उसको सिंचाई करनी होती है, उसको बीज चाहिए होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करती है, प्रोवाइड करती है। shall have the आपका सेम मीनिंग एज असाइंड टू देम इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक मीन्स अ सोसाइटी हैविंग इट्स एरिया ऑफ द ऑपरेशन कन्फाइंड टू द तालुक एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। मैंने आपको पहले बताया, मतलब इसमें पता क्या होता है, क्या कहते हैं ये सोसाइटी क्या करती है, आप लोगों ने कभी यहाँ तो आपने नहीं देखा होगा, दिल्ली वगैरह में आप जाकर देखें वहाँ पे ना सहकारी बाजार या अपना बाजार वगैरह होता है, जहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल ही जहाँ पे प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है वहीं से सीधा सामान यहाँ पे लाया जाता है, जिससे वो बहुत सस्ता मिलता है। क्योंकि अगर बाजार में हम किसी से भी खरीदते हैं तो वो सामान हमें महंगा मिलता है। तो वो इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या कहते हैं, बल्कि इसको जो डिडक्शन मिलती है वो 80P के अंदर मिलती है। अगर आपने 80 CCTU की डिडक्शन पढ़ी है, और पढ़ी है आपने 80 CCTU की डिडक्शन, मैंने ही पढ़ाई है आप लोगों को, तो 80P के अंदर इसको डिडक्शन मिलती है। विद एसएससी इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स ग्रोस कि आपका टोटल इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग इनकम, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड इन अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। 100% डिडक्शन अलाउड। देखिए, इन केस ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फुल डिडक्शन इज अलाउबल। जो भी प्रॉफिट उनको स्पेसिफाइड एक्टिविटी से होता है, और स्पेसिफाइड एक्टिविटी आप ये देख सकते हैं कि नीचे दिया हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें आपका 100% ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग GTI एट्रीब्यूटेबल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब जितना भी उनको प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा उनका डिडक्टेबल हो जाएगा।
जिसमें आपका कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सीड्स, लाइव स्टॉक, अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर द एग्रीकल्चर फॉर पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर, प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर एंड द कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, फिशिंग और अलाइड एक्टिविटी दैट इज टू से कैचिंग, करिंग, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी किसका पार्ट माना जाता है, एग्रीकल्चर का ही, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग, मार्केटिंग ऑफ फिश, ये सब 100% ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन GTI इनकम आई डायरेक्टेबल इन केस ऑफ द क्या आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, आपका बीइंग ए प्राइमरी सोसाइटी इंगेज इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है, आपकी जो एसेंशियल नीड्स होती है ना, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए बनती है, ठीक है, इसीलिए इनको क्या मिला हुआ है, क्या कहते हैं आपका, इनको एग्जेम्पशन मिली हुई है, इनका जो प्रॉफिट है उसको इन्होंने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। वो इसलिए एग्जेम्प्ट कर रखा है क्योंकि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को किसी ना किसी वे में, जैसे कि अगर उसको छोटी छोटी उसकी चीज़ों इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में आदमी का अगर खर्चा होता है तो उसका खाने पीने में खर्चा होता है, तो वो अगर उसको फैसिलिटी मिल जाएगी तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनीज जो कि आपकी बता रखी है 6-7 ऑफ दी, जो पुराना सेक्शन है, नाउ 2 सबसेक्शन आई थिंक 70 नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ग्रुप पर डाल दूंगी कि किसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 80P2D 100% ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड इन द GTI आर डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड डिराइव बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट विद अदर कोऑपरेटिव, बिल्कुल, कि अगर आप दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको 100% आपके प्रॉफिट की डिडक्टेबल हो जाएगा, या फिर आप अपने गोडाउन और वेयर हाउस को कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे देते हो, उससे इनकम होती है, वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर बताया। 100% ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द GTI, ठीक है, आपका डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम डिराइव बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, फैसिलिटिंग द मार्केटिंग ऑफ कम्युनिटी एंड डिडक्शंस अलाउड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन द फॉलोइंग केसेस द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एंटाइटल्ड टू डिडक्शन टू द लिमिटेड एक्सटेंट। हाँ, ये है कि भाई देखो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं कि हर केस में आपको क्या मिलेगी, 100% डिडक्शन मिलेगी। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बेसिकली जिनको एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, 100% नहीं मिलती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज होती है अदर एक्टिविटीज़ में, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन एक्टिविटी जो कि स्पेसिफाई कर रखी है, तो वो जो एक्टिविटी होगी, द प्रॉफिट इन गेन एट्रीब्यूटेबल टू द अदर एक्टिविटी अप टू मैक्सिमम लिमिट इंडिकेटेड बिलो आर डिडक्टेबल। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही 1 लाख एंड इन द केस 50,000। तो एंटायर इनकम बाय वे ऑफ द आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ GTI कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी आपकी डज नॉट एक्सीड 20,000। हाँ, तो इन्होंने लिख दिया कि जो भी आपको सिक्योरिटी पर क्या कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव होगा, मतलब वो अदर सोर्स की इनकम या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 20,000 से ज़्यादा नहीं है GTI के अंदर, ठीक है, तो उसकी एंटायर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 100% ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट बिंग हाउसिंग सोसाइटी, अगर वो नहीं है, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट बिजनेस करती है, ये सोसाइटी कैरिंग, ठीक है, एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ठीक है, विद एड ऑफ पावर। एंड अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। रेट ऑफ इनकम टैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ इसके, ठीक है। इसके साथ ही ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, जो भी आप लोगों को इसके अंदर इशू आएगा या कुछ भी है तो आप मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कल थोड़ी सी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ज़्यादा देर में पढ़ा नहीं पाई, ठीक है, पर कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लोग मुझसे वैसे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स के लिए तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते ही हैं। और आप लोगों को पता है बहुत शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि अभी आप लोगों की दिसंबर ऑनवर्ड ही क्लास स्टार्ट हुई थी और दिसंबर से जनवरी केवल 2 महीने आप लोग को आपका सिलेबस कंप्लीट करने में मिले। हम लोगों को भी थोड़ा सा तेज़ ही आपको पढ़ाना पड़ रहा है, इसमें हमारी भी गलती नहीं है, ठीक है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। थोड़ा बीच में कोविड ने भी क्या कहते हैं अपना ज़्यादा ही पैर पसार रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं तो वो ही कहना कि आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट स्टिल फिर भी वी आर विद यू। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है या आपको कॉलेज में आकर कोई चीज़ समझने की ज़रूरत है तो यू आर वेलकम टू कम इन द कॉलेज। इनफैक्ट यू कैन एनी टाइम मैसेज मी और द व्हाट्सएप मी, ठीक है, फॉर द क्या भी, या यू कैन कॉल मी, ठीक है, फॉर द डिस्कसिंग एनीथिंग, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगी, आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं पर क्लास ज्वाइन 2 या 3 बच्चे ही करते हैं, जैसे तो 4 बच्चे कर लेते हैं
करते हैं, तो वो इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है और ये बहुत गलत बात है कि आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं। प्लीज़ क्लास को ज्वाइन कीजिए। इस एक टीचर अगर आपको अपना समय दे रहा है तो उस टीचर का टाइम आप खुद भी लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके साथ ही ठीक है, टेक केयर, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। और कोई भी इस वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज़ूम मीटिंग पे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।